हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 100 डे चैलेंज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर नंबर 24 है। तो ऐसे हर वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के एमएच सेट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में एमएच सेट 2019 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल आज के 4 क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन तो सिंपल कैलकुलेशन है, एक क्वेश्चन हमारा लॉग को लेके है, एक क्वेश्चन एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ आई रेज टू आई। ये आपको स्टैंडर्ड पता होगा, 12th स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आई रेज टू आई की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमें कुछ नहीं, सिंपल आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें आई की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ हमें ये सेट की वैल्यू निकालनी है कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड में ये एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड है, सीआर इक्वेशन का यूज करके करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ आई रेज टू आई। अब हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, वी नो दैट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में, दैट इज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है। तो अगर मुझे आई को लिखना है तो आर मतलब मॉडुलस ऑफ आई, और आई का मॉडुलस कितना होता है 1, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसा कौन सा एंगल ले कि उसका रियल पार्ट 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। वैसे तो इसके बहुत सारे वैल्यू आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 2n प्लस π/2 ले लू, फिर भी सारी वैल्यू आई आएगी। बट उसमें क्या कुछ है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ आई रेज टू आई। तो कोई भी एक वैल्यू हमें चेक करना है कि एक कौन सी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, जो उसके ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो cos π/2 कितना हो जाएगा 1 प्लस आई साइन π/2। तो मतलब इस तरीके से हम आई को लिख सकते हैं। तो ये अगर मैं इसको किसके फॉर्म में लिखूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये मेरे पास आ जाएगा e रेज टू π/2i। तो ये i की वैल्यू होगी। तो देयरफॉर i रेज टू i कितना हो जाएगा, e रेज टू π/2i रेज टू i, दैट इज e रेज टू π/2 i इंटू आई स्क्वायर, दैट इज -1। तो ये हमारे पास e रेज टू -π/2 i रेज टू i की वैल्यू होगी। तो देयरफॉर वन ऑफ द वैल्यू ऑफ i रेज टू i इज e रेज टू -π/2। अब ये देखते हैं, अगर ये ऑप्शन में मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरी वैल्यू हम देखेंगे। तो हमारे पास i रेज टू i की एक वैल्यू तो आ गई e रेज टू -π/2। अगर मैं इसको ऑप्शन में देखूं, ये कह रहा है e रेज टू -π/2, तो ये करेक्ट हो गया। सेकेंड कह रहा है e रेज टू -i, जबकि i और i आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें -π/2 दे रहा है। ये कह रहा है कि सिर्फ π/2, जबकि माइनस है, ये भी रॉन्ग, और इसमें i आ गया, इसके लिए ये। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकेंड देखो, ये सिंपल सा कह रहा है कि सेट को फाइंड आउट करना है कि वो सारी वैल्यू जिसमें e रेज टू जेड का मॉडुलस 2019 के इक्वल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है कि एक सेट है, सपोज ए, उसके अंदर वो सारे जेड बिलोंग कर रहे हैं सी को, सच दैट e रेज टू जेड इज इक्वल टू 2019। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो z बिलोंग्स टू c सच दैट e रेज टू जेड इज इक्वल टू i। अब e रेज टू जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज z अगर x प्लस आई वाई है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2019। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं z बिलोंग्स टू c सच दैट e रेज टू x इंटू e रेज टू आई वाई इज इक्वल टू 2019।
इसके बाद z बिलोंग्स टू c सच दैट, अब e रेस टू आई वाई इसका मॉडुलस कितना होता है 1, तो बचा क्या हमारे पास e रेस टू x, अब e रेस टू x पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका मॉडुलस क्या होगा e रेस टू x इज इक्वल टू 2019। अब अगर ये एक रियल नंबर है, दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x log 2019, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो सिंपल हम लोग ने क्या किया, हमें इस सेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो e रेस टू जेड के मॉडुलस का वैल्यू 2019 है, तो जेड क्या होता है हमारे पास x प्लस आई वाई, तो हमने इसे लिखा x प्लस आई वाई। अब इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई, बट अब इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ e रेस टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ e रेस टू वाई, बट वी नो दैट कि द मॉडुलस ऑफ e रेस टू वाई इज 1, तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ e रेस टू एक्स इज इक्वल टू 2019, बट e रेस टू एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर द मॉडुलस ऑफ e रेस टू एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स। तो अगर दोनों साइड अप्लाई कर देंगे लॉग तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू लॉग 2019, तो ये हमारा ए ऑप्शन इससे करेक्ट हो गया। यानी कि ये कह सकते हैं ये जो सेट है इसमें वो सारे z होंगे जिसका रियल पार्ट लॉग 2019 के इक्वल हो। तो ये कह रहा है द लाइन x इज इक्वल टू लॉग 2019, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में कह रहा है द लाइन y इज इक्वल टू 2019, ये भी रॉन्ग। थर्ड कह रहा है सर्कल, ये भी रॉन्ग, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि x पे कंडीशन है, y पे कोई कंडीशन नहीं, मतलब y कितने हो सकते हैं अनकाउंटेबल, तो देयरफॉर ये काउंटेबल सेट नहीं। अब थर्ड में देखो, थर्ड में कह रहा है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है वेर x इज ए रियल पार्ट y इज ए इमेजिनरी, और एक फंक्शन डिफाइन किया इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, देन क्या f एवरीवेयर एनालिटिक होगा, क्या f इज नोवेयर एनालिटिक होगा, क्या f एनालिटिक होगा ओनली एट z इज इक्वल टू 0, क्या f एनालिटिक होगा एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस एंड नोवेयर एल्स। मतलब पहला कह रहा है कि हर जगह एनालिटिक होगा, सेकेंड कह रहा है कहीं एनालिटिक नहीं होगा, थर्ड कह रहा है सिर्फ 0 पे, और फोर्थ कह रहा है कि सिर्फ रियल एक्सिस पे, उसको छोड़ के कहीं नहीं। तो जब भी हमें डिफरेंशिएबल चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, सीआर इक्वेशन चेक करते हैं, उसके बाद ये चेक करते हैं कि उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है यानी कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरा फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल, तो 0 को हम क्या कहेंगे, एनालिटिक कहेंगे जब ये रेगुलर होगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूं, भले इस पॉइंट पे वो हो या ना हो, इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे वो एनालिटिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इस लाइन पे डिफरेंशिएबल है तो ये कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करूं तो ये इसके ऐसा कोई भी नेबरहुड नहीं होगा जिसकी हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस लाइन बट एफ इज नोवेयर एनालिटिक। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि डिफरेंशिएबल होने के बाद ये नहीं इंप्लाई करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉइंट होना चाहिए। और रेगुलर पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि जिस पॉइंट पे हमें रेगुलर पॉइंट चेक करना है उसके अराउंड आप एक नेबरहुड ड्रॉ करो और उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां से हमारे पास रियल पार्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करूं तो 2x, इसी को y के रिस्पेक्ट में करूं तो 2y। v हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 2xy, इसी को x के रिस्पेक्ट में करूं तो 2x, इसी को y के रिस्पेक्ट में करूं तो 2y। अब देखो CR इक्वेशन क्या कहता है कि ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स।
अब यहां से ux क्या आ गया, 2x किसके इक्वल आना चाहिए, vy के इक्वल आना चाहिए। तो ये सॉरी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2y आ जाएगा, और ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x। तो मतलब ux किसके इक्वल है, 2x, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या कह रहा है कि uy माइनस vx के इक्वल होना चाहिए, मतलब 2y किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस vx के। अब माइनस vx क्या है हमारे पास, 2y। तो यहां से ये पता चल गया कि ये साइड आके y इज इक्वल टू 0। तो जब y 0 होगा तभी हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है हमारे पास, जब मैं y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये पूरा लाइन y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस। तो ये यहां पे फंक्शन जो है इस रियल लाइन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, न कि एनालिटिक है। अब एनालिटिक के लिए क्या करना है, हमें इसके हर पॉइंट पे एक नेबरहुड ड्रॉ करना है और वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बट इस पे अगर आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो इसके किसी भी पॉइंट पे, तो फंक्शन उसके मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो तो पूरे नेबरहुड पे कभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक कहीं भी नहीं होगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि f इज नो वेयर एनालिटिक बट f इज अ डिफरेंशिएबल ऑन द रियल एक्सिस एंड नोवेयर्स। अगर ये डिफरेंशिएबल पूछता तो हमारा आंसर होता कि f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस एंड नोवेयर एल्स। बट अगर f इज एनालिटिक की बात करेगा तो उसके पास रेगुलर पॉइंट कितने हैं, जबकि यहां पे ऐसा कोई भी रेगुलर पॉइंट नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक का एक डेफिनेशन ये भी होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट का कलेक्शन ले लो, उसे हम कहते हैं एनालिटिक पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ये इंप्लाई नहीं करता है कि वहां पे वो एनालिटिक होगा। हमें चेक करना पड़ता है कि जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है क्या वो पॉइंट रेगुलर पॉइंट है। अगर रेगुलर होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। अदरवाइज उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देयरफॉर यहां से अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो पहला कह रहा था कि f इज एवरीवेयर एनालिटिक। तो अगर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक तो वैसे भी नहीं हो सकता। f इज नोवेयर एनालिटिक। ठीक है, कह रहे हैं कि सिर्फ 0 पे, तो ये भी रॉन्ग है। ये अगर एनालिटिक के प्लेस पर डिफरेंशिएबल होता तब हम लोग कहते हैं कि हाँ फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस एंड नो वेरिएंस। बट ये एनालिटिक पूछ रहा है तो एनालिटिक नहीं है। अच्छा, और एक चीज कि सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा था और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव वो सब क्या आ रहे थे, पॉलिनोमियल्स आ रहे थे। तो क्लियरली वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस भी है, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएबल भी बोलते हैं। क्योंकि वो पहली बात तो उसका सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव मिलते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होने चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल है, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वो भी पॉलिनोमियल है, तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है द नंबर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द रियल लाइन ऑन टू यूनिट सर्कल। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या इसी को हम लोग और क्या क्या कहते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे एक ही चीज है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें एक ही है। तो इसमें ये कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्म होंगे जो रियल लाइन को कहां मैप करेंगे, यूनिट सर्कल पे। यानी ये कह रहा है अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऐसे कितने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जो इस रियल लाइन को कहां मैप करेंगे, किसी सर्कल पे मैप करेंगे। तो इसके लिए आपको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की,
तो ये कुछ इस तरीके से रहता है ए जेड प्लस सी जेड प्लस डी, वेयर ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो फिर कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, इसको स्टडी नहीं करते। तो ए डी माइनस बी सी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो ये मेरे पास क्या मिल गया, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब यहां पे अगर मैं इसका पोल निकालूं तो क्लियरली z इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। अगर यहां मैं पुट करता हूं तो c से c कैंसल, माइनस डी प्लस डी जीरो, मतलब ये इसका पोल हो गया, ठीक है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये एक पोल होता है। अब देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको एक लाइन दिया जाए या अगर आपको एक सर्कल दिया जाए, तो अगर मैं आपको यहां पे एक लाइन दे दूं तो यहां पे आपको या तो एक लाइन मिलेगा या तो एक सर्कल मिलेगा। अगर मैं आपको यहां पे एक सर्कल दे दूं तो यहां पे इमेज आपको या तो एक लाइन मिलेगा या तो एक सर्कल मिलेगा। कैसी लाइन मिलेगी, कैसी सर्कल मिलेगी, कहां से पास होगा, ये हमें पता चलेगा जब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपको कुछ करना नहीं होता। अगर आपको यहां पे कुछ लाइन दिया है, जैसे w इज इक्वल टू कुछ f ऑफ z दिया है, तो आपको क्या करना है, इस z की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देनी है, वो आपको एक इसका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर आपको यहां पे लाइन दे रहा है तो ये यहां पे एक तो लाइन मिलेगा या तो एक सर्कल मिलेगा। अगर यहां पे एक सर्कल है तो यहां पे लाइन या तो एक सर्कल। अब सर्कल मिलेगा या लाइन मिलेगा ये कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए आपको पोल का यूज करना है कि अगर जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ए जेड प्लस पी अपॉन सी जेड प्लस टी, और सपोज यहां पे आपको एक लाइन दे दिया गया या फिर यहां पे आपको एक सर्कल दे दिया गया, और जो z इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, यानी कि जो पोल है अगर इस लाइन पे लाई करता है, अरे मतलब लाइन की बाउंड्री पे या सर्कल की बाउंड्री पे, तो यहां पे हमेशा आपको एक लाइन मिलेगा, चाहे ये लाइन हो चाहे सर्कल हो। अगर ये पोल बाउंड्री पे लाई करती है तो यहां पे हमेशा आपको हमेशा एक लाइन ही मिलने वाला है। अब वो कैसा लाइन मिलेगा वो बात की बात है, बट इतना तो क्लियर है कि अगर जब भी, क्या बोल रहा हूं देखो, अगर इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पोल दैट इज माइनस डी अपॉन सी, अगर वो लाइन या सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तब हम ये कहेंगे कि जो हमें इमेज मिलेगी वो एक लाइन मिलेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं 2z प्लस 1 अपॉन z माइनस आई, और यहां पे एक यूनिट सर्कल ले लेता हूं, तो इसका पोल क्या है आई, और यूनिट सर्कल पे जो आई है वो बाउंड्री पे लाई कर रहा है, मतलब यहां पे अपने को हमेशा एक लाइन ही मिलेगा। अब वो कैसा लाइन मिलेगा बात की बात है, लेकिन इतना मैं डायरेक्टली इसको देख के ये कह सकता हूं कि अगर यहां पे एक यूनिट सर्कल है, क्योंकि इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पोल आई है वो आई इसके बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो देयरफॉर जो इमेज होगी वो हमें एक लाइन मिलने वाला है, ठीक है। अब क्यों लाइन मिलता है, तो उसका रीजन क्या है, हम ये कह रहे हैं कि यहां का बाउंड्री पोल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां जा रही है, इंफिनिटी पे जा रही है। अब अगर कोई सर्कल होगा तो वहां पे तो इंफिनिटी होगा नहीं, तो इसका मतलब वो लाइन ही ऐसा हो सकता है कि इस पोल पे उसकी वैल्यू कहां जाएगी, इंफिनिटी पे जाएगा। बट सर्कल की बाउंड्री पे या फिर सर्कल पे तो कभी हमको इंफिनिटी मिलेगा ही नहीं। तो देयरफॉर जब भी पोल बाउंड्री पे लाई करता है तो जिसका इमेज होगा वो हमेशा कहां, जो इमेज इंफिनिटिव है वो हमेशा लाइन पे ही हो सकता है। तो इसीलिए अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसका पोल बाउंड्री पे लाई कर रहा है तो इमेज या फिर वो कहां मैप करेगा, हमेशा एक लाइन पे मैप करता है, ना कि सर्कल पे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर्कल कब होगा। सीधी सी बात है, अगर ये z माइनस डी बाई सी अगर ये बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब क्या, तो इनसाइड लाई कर रहा है या बाहर, तो हम कहेंगे कि यहां पे हमेशा हमको एक सर्कल। तो मतलब क्या हो गया इसका कि ऐसे जितने भी लाइन है रियल लाइन, मैं वो सारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लूं जिनका पोल
उस रियल लाइन के बाउंड्री पे लाइन नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां मैप करेंगे? सर्कल पे मैप करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन भी यही है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको ऐसे कितने नंबर ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्म मिलेंगे कि जो इस लाइन को, यानी कि पूरे रियल लाइन को एक सर्कल पे भेजेगा। तो आप ऐसे वो सारे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ले लो जिनका पोल डजंट बिलोंग्स टू रियल जेड, मतलब रियल लाइन पे ये न बिलोंग करता हो, ऐसे सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। वो कहां बिलोंग करेंगे, कहां भेजेगा इसको? एक सर्कल पे। तो ऐसे कितने लीनियर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकता हूं? इनफाइनाइट ड्रॉ। तो ऐसे इनफाइनाइट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जो एक रियल लाइन को सर्कल पे भेजेंगे। बट हमें ध्यान क्या रखना है कि इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पोल इस रियल लाइन के बाउंड्री पे बिलोंग नहीं करता हो। अगर ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप जो भी डिफाइन करोगे वो हमेशा इस रियल लाइन को एक सर्कल पे ही भेजेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करने थे, कि नंबर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो रियल लाइन को सर्कल पे भेज रहा है, ऐसे इनफाइनाइट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है जो रियल लाइन को सर्कल पे भेजेंगे। कब? जब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का जो अगर हमने मैप डिफाइन किया है उसका पोल अगर रियल लाइन के बाउंड्री, मतलब रियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसका इमेज कहां चले जाएगा? सर्कल पे। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के डिस्कस किए, जो कि सिंपल क्वेश्चन थे। सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए और डेफिनेशन भी अगर आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। ठीक है। बस आपका जो डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए था, चाहे वो एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन हो, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, या फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, और उसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और e रेस टू जेड अगर कुछ वैल्यू आ रहा है तो उसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको बेसिक भी पता है तब भी आप चारों क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। तो हर वीडियो में ऐसे ही हम एमएच सेट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, अब हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। 2020 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। तो प्लीज जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनके साथ शेयर कर दो, ताकि ये उनके लिए बेनिफिट हो जो एमएच सेट, सीएसआई या नेट या किसी भी मैथ्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर लोग यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।